हाँ बच्चों। तो बच्चे अब तक हमने वेक्टर और स्केलर को डिफाइन कर लिया, उसमें क्या क्या डिफरेंसेज है और क्या क्या सिमिलैरिटीज थे हमने वो देख लिए। फिर हमने वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को देखा और फिर हमने वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, यानी कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखे। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें लगा वो था सबसे पहला, और उसी से फिर जुड़ता है दूसरा। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि दो वेक्टर आइडेंटिकल तब कहलाते हैं जब वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, आइडेंटिकल हो, यानी कि सेम हो। ठीक है ना। फिर उसी पे बेस्ड था दूसरा आपका प्रॉपर्टी कि एक वेक्टर को आप स्पेस में कहीं पे भी आप ट्रांसलेट करवा सकते हो, राइट। कि अगर एक वेक्टर ये है लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, और एक दूसरा वेक्टर यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो इन दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब कि कहीं एक और तीसरा कोई सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का वेक्टर होता तो भी इसके बराबर ही होता, राइट। यानी कि इन तीनों को या फिर एन नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐसे ऐसे ही आइडेंटिकल होते तो इन सबको हम इंटरचेंज कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक सिंगल वेक्टर को स्पेस में कहीं पे भी हम ट्रांसलेट करवा सकते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब है कि आप इसको कुछ इस तरीके से रोटेट नहीं कर सकते, ऐसे रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट किया तो आपने क्या करा, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। एंड इसके लेंथ को भी आप चेंज नहीं करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि आप उसको ट्रांसलेट नहीं करवा रहे हो, बल्कि आप उसके साथ कुछ और भी एक्टिविटी कर रहे हो, राइट। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी था। फिर तीसरा प्रॉपर्टी हमने ये देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया था, और स्केलर अगर पॉजिटिव था तो जो नया वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन सेम ही रहेगा, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। कितने टाइम्स? सी टाइम्स। जो आप कांस्टेंट जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर 1 से बड़ा है तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, और 1 से छोटा है तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। किससे? ओरिजिनल वेक्टर से। बट अगर वो सी नेगेटिव है, तो सी अगर नेगेटिव है तो क्या होता था कि ये वेक्टर जो आपका नया वेक्टर बनेगा वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा सी टाइम सी, लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना है। तो ये तीन प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है जो आगे इस्तेमाल होने वाले हैं, और आज हम बात करेंगे। ध्यान रहे कि अभी तक हम जितनी भी बातें हमने करी है वो बातें सिंगल वेक्टर पे फोकस था, एक ही वेक्टर के साथ डील कर रहा था। अब क्या होगा, अब हम जो बातें करेंगे उसमें दो या दो से ज्यादा वेक्टर इन्वॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला बात तो यह आता है कि दो वेक्टर के साथ हम डील करते हैं तो वहां पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला चीज तो हमें ये सीखना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। दो स्टेप है इसमें, बहुत सिंपल सिंपल सा दो स्टेप है। मैं आपको जैसे से बता रहा हूं आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारा एक वेक्टर है बच्चा, वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर मान लो हमने यहां पे ऐसे बना लिया, वेक्टर बी। ये दो वेक्टर है, एक का नाम हमने दे दिया वेक्टर ए, और दूसरे का नाम दे दिया वेक्टर बी, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये दोनों वेक्टर क्या है, अलग अलग है, सेपरेटली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में हम एंगल की बात कैसे करेंगे? तो एक तो तरीका बहुत सिंपल सा है, ये कहता है कि दोनों के टेल को एक्सटेंड कर दो। दोनों के टेल को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा जी, और इसको करूंगा तो ऐसा एक्सटेंड हो जाएगा। दोनों के टेल को मैंने एक्सटेंड कर दिया, और जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया तो दोनों का टेल जो है, टेल का जो एक्सटेंशन है वो एक जगह पे जाकर के मिला, हुआ ये पॉइंट है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखो तो दो एंगल बन रहे होंगे। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। एक एंगल है थीटा, और एक दूसरा एंगल है, अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं तो एक दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ पे 360 माइनस थीटा, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, दोनों के टेल को एक्सटेंड कर दो, और वो जहां पे मिलता है वहां पे दो एंगल एक्चुअली में फॉर्म होंगे, एक थीटा और दूसरा 360 माइनस थीटा, ठीक है। इन दोनों में जो छोटा एंगल होगा सिंपली वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। सो दिस इज मेथड नंबर वन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मेथड नंबर वन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मेथड नंबर वन को। क्या कह रहा है कि कहीं पे भी दो वेक्टर अगर पड़ा हुआ है तो दोनों के टेल को आप एक्सटेंड कर दो। जब आप एक्सटेंड करोगे तो वो किसी एक पॉइंट पे आकर के मिलेगा। जैसे हमने जब एक्सटेंड किया तो इस पॉइंट पे आकर के वो मिला, और जब इस पॉइंट पे आकर के मिला तो यहाँ पे आपने देखा कि एक एंगल थीटा हमने मान लिया, तो ऑब्वियसली जो दूसरा एंगल है वो क्या बच गया, 360 माइनस थीटा। उसके बाद इन दोनों एंगल में से जो छोटा एंगल होगा वही क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। सिंपल सी बात है।
तो एक तो तरीका ये है जी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से भी एंगल निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से भी एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1, join the given vectors either tail to tail or head to head, either tail to tail और हेड टू हेड। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हमने मेथड 1 देख लिया सर, ये मेथड जब हमने देख लिया तो फिर दूसरा मेथड क्यों बता रहे हो? दूसरा मेथड मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्योमेट्रिकली कई बार आपको डायग्राम दिए जाएंगे एग्जाम में और फिर वहां पे आपसे एंगल पूछे जाएंगे और फिर आप वहां पे ये पहला मेथड नहीं लगा पाओगे, फिर आपको वहां पे शिफ्टिंग वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा ताकि आप एंगल दोनों वेक्टर के बीच में निकाल सको। क्योंकि हमेशा ऐसे दिया हुआ वेक्टर जरूरी तो नहीं है, हो सकता है वेक्टर कई बार ऐसे दे दिया हो, आपको ऐसे दे दिया हो, तो क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? बोलेंगे क्या इधर सर इसको एक्सटेंड किया तो कहाँ मैच कर रहा है? कहीं मैच नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात है? तो फिर क्या करोगे? फिर आप किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करोगे और शिफ्टिंग से फिर आप एंगल निकाल पाओगे। समझ आ रही बात है? तो पहला मेथड तो अगर डायग्राम दे रखा है और कुछ इस तरीके से तब आसानी से हमने निकाल लिया, बट हमारे लिए जो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया मेथड है या सबसे कन्वीनियंट मेथड है वो क्या है? मेथड नंबर 2, कि हम क्या कर सकते हैं कि एक वेक्टर को या दोनों में से किसी एक को या दोनों में से दोनों को आप शिफ्ट करके दोनों को या तो टेल टू टेल ज्वाइन करवा दो या तो हेड टू हेड ज्वाइन करवा दो। तो मैंने देखो यहाँ पे यही लिखा है कि ज्वाइन बोथ द वेक्टर्स आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड, यही बात कहा है मैंने यहाँ पे। अब ये ज्वाइन कैसे करेंगे? जिस तरीके से ये अपने लोकेशन पे पड़ा हुआ है ऐसे तो ज्वाइन नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनमें से किसी एक वेक्टर को मैं ट्रांसलेट करवाऊंगा और जब मैं ट्रांसलेट करवाऊंगा तो देखो ट्रांसलेट करने के बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखना कि अगर मैंने ट्रांसलेट किया इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को, मैं एक को कॉपी कर लेता हूं जी, ठीक है, उसके बाद दूसरे को भी कॉपी कर लेता हूं। तो देखो एक तो हो गया कि दोनों को हमने, एक एज इट इज रह गया और उसके बाद हमने बी को क्या करा? बी को हमने ट्रांसलेट करवा करके शिफ्ट कर लिया। इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या हो गया जी? ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। अब आप ध्यान से देखो कि ये कैसा ज्वाइंट है? ये ज्वाइंट है टेल टू टेल। कैसा ज्वाइंट है? टेल टू टेल ज्वाइंट है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते थे? आप टेल टू मतलब हेड टू हेड भी आप कर सकते थे। तो हेड टू हेड मतलब दोनों के हेड को एक पे लाओ। तो दोनों के हेड पे अगर मैं एक साथ लाता हूं तो देखो क्या बन जाता है, कुछ इस तरीके से बन जाता है। देख, ऐसा बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये है हेड टू हेड ज्वाइंट। दोनों में से कोई एक भी ज्वाइंट आप फॉर्म कर लो, या तो टेल टू टेल या तो हेड टू हेड, और उसके बाद फिर जो ज्वाइंट बन रहा है उस ज्वाइंट के एंगल को ध्यान से देखो। तो अगर मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे दूसरा एंगल बचेगा वो बचेगा 360 माइनस थीटा। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी ज्योमेट्री का इसमें आपको आइडिया है तो अगर देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी थीटा ही होगा, है ना? तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो अगेन ये जो बाहर वाला एंगल है ये क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। कहानी फिर से सेम है। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या बोला कि आप क्या करो कि जो दिया हुआ वेक्टर है उसमें से किसी एक वेक्टर को ट्रांसलेट करवा करके आप या तो टेल टू टेल ज्वाइंट बना लो या तो हेड टू हेड ज्वाइंट बना लो। उसके बाद
दोनों में से कोई एक ज्वाइंट जो आपने बनाया है उसमें से उस ज्वाइंट पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसमें से जो छोटा वाला एंगल है यानी कि जो स्मॉलर एंगल है दैट एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। ठीक है, यानी कि स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, चूज स्मॉलर, किस में से, आउट ऑफ थीटा एंड 360 माइनस थीटा, इन दोनों में से जो छोटा वाला है उसको चूज करना है। वही क्या होगा, इट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ आई बातें? अगर आप ध्यान से समझो तो मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर को या तो आपको टेल टू टेल ज्वाइन कर देना है या फिर हेड टू हेड ज्वाइन कर देना है। और इन दोनों में से कोई भी एक ज्वाइंट बना लिया आपने, उसके बाद फिर उस ज्वाइंट पे आपको एंगल देखना है। जो छोटा वाला एंगल बन रहा है दैट एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स, और यू कैन से एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है बातें? यानी कि इस तरीके से हम दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम मल्टीपल वेक्टर को एक ही साथ कंसीडर कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि उन्हें अलग अलग वेक्टर्स के बीच में एंगल किस तरीके से निकालेंगे। राइट, तो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लेता हूं कि कुछ इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं मल्टीपल वेक्टर्स बना लेता हूं। एक वेक्टर ऐसा बना लिया जी, एक वेक्टर मैं यहां बना लेता हूं, चलो इसको ऐसे बना लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। एक वेक्टर मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। एक वेक्टर और मैं इस तरीके से बना लेता हूं, चलो इसको बाहर की तरफ मैं बना लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और मैं सारे वेक्टर्स का नाम दे देता हूं। यहाँ पे ध्यान रहे कि लेट्स से दिस वेक्टर इज ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। मैं एंगल भी दे देता हूं इन सब। लेट्स से दिस एंगल इज 30, दिस इज ऑल्सो 30, दिस इज 45 एंड दिस इज, चलो इसको भी 30 बोल देता हूं। ठीक है, अब यहां पे मेरा सवाल है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। चलो मैं सवाल करता हूं पहला, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। दूसरा, बिटवीन वेक्टर ए एंड सी। तीसरा, बिटवीन वेक्टर सी एंड डी। ठीक है, एंड बिटवीन वेक्टर बी एंड डी। मल्टीपल ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इतना कर लेते हैं काफी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं कि इस तरीके से हमें एक डायग्राम दे रखा है और इसमें से हमने कुछ वेक्टर के बीच का हमने आपसे एंगल पूछा है। वह एंगल क्या क्या पूछा है, ए एंड बी के बीच में आपसे पूछा है एंगल मैंने, फिर मैंने आपसे ए एंड सी के बीच में पूछा है, और फिर मैंने आपसे सी एंड डी एंड देन बी एंड डी, ये चार छोटे छोटे सवाल पूछा है। देखो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप्स जब फॉलो करोगे तो इजीली सारी चीजों को सीख जाओगे, और जब एक बार सीख जाओगे तो फिर आपको दोनों के दोनों स्टेप्स आप माइंड में करोगे और डायरेक्टली आंसर बोलोगे विद इन 5 सेकंड। 5 सेकंड के साथ मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आप डायग्राम देखोगे फटाफट आंसर करोगे। ठीक है, जैसे मुझे मेरे से पूछोगे तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। फिर मैं कह सकता हूँ ए और सी के बीच में एंगल कितना है, ए और सी के बीच में ये हो गया आपका 45, 45 आ गया तो ये हो जाएगा आपका 75। तो मैं डायरेक्टली ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने माइंड में सारा प्रोसेस कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने लॉ को पहले ही पढ़ा हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी कर पाओगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सारे स्टेप्स फॉलो करना है।
जो मैंने 2 स्टेप बताए वो दोनों स्टेप फॉलो करना है। तो ये स्टेप्स का मतलब क्या है, सिंपली ये है कि जिन 2 वेक्टर के बीच में आपको एंगल पूछा है सिर्फ उन्हीं दोनों वेक्टर को आप ध्यान दो, बाकी को हटा दो। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता था जी, सबसे पहला स्टेप कहता है कि आप दिए हुए वेक्टर, जिन 2 वेक्टर के बीच में एंगल पूछा है उन दोनों वेक्टर को या तो टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, या तो आप हेड टू हेड ज्वाइन कर दो। तो पहले देखना है कि क्या ए और बी जो है, ए और बी, क्या ये दोनों में से कोई एक तरीके से ज्वाइंट है, क्या ये टेल टू टेल ज्वाइंट है? हाँ, मतलब पहला कंडीशन यानी कि पहला स्टेप तो फुलफिल है, ऑलरेडी फुलफिल्ड है यहाँ पे। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आप वहां पे एंगल मार्क कर लो, थीटा एंड 360 माइनस थीटा, और उसमें से छोटा वाला चूज कर लो। तो देखो, अगर ये एंगल 30 है और ये एंगल 30 है, टोटल एंगल 90 होता है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 30 हो जाएगा, है ना? तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 30 हो जाएगा, और जब ये एंगल 30 है तो ऑब्वियसली बाहर वाला एंगल 330 हो जाएगा। तो 30 और 330 में जो छोटा वाला है वो 30 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। डायग्राम से भी कर सकते हैं, मैं डायग्राम से कर देता हूं यहाँ पे। पहला, जिन दोनों वेक्टर के बीच में बात पूछा है उन दोनों वेक्टर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बाकी सबको छोड़ देता हूँ। देखो, मैं सिर्फ उन दोनों को ही उठा रहा हूँ, बाकी सबको भूल जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी मार दिया और यहाँ पे पेस्ट भी मार दिया। देखो, ऐसा आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारा वेक्टर ए था। अगर मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लूं ताकि आपको दिख सके, ये ऐसा कुछ। तो ये टोटल एंगल कितना है बेटा, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री। टोटल कितना है, 90 डिग्री। तो जो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है ना? यानी कि स्टेप नंबर 1 तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी जो हो गया कितना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है बात है? आप देखोगे तो ये जो बड़ा वाला एंगल है, मैं बना भी देता हूं कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 330 डिग्री, है कि नहीं? क्लियर बात है? तो पहला हमने इस तरीके से निकाल लिया। फिर दूसरा क्या पूछा है जी, दूसरा हमसे पूछा है वेक्टर ए एंड सी के बीच में पूछा है, यानी कि हमें ये लेना पड़ेगा जी। ये मैं पूरा उठा लेता हूँ, उसके बाद बी को मैं हटा दूंगा। जो दूसरा है आपका, मैं यहां से बी को हटा देता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ए एन सी चाहिए था, और सी जो दे रखा था कुछ ऐसा दे रखा था। अब आप ध्यान से देखो कि क्या ए और सी के बीच में जो जॉइंट है, क्या वो हेड टू हेड या टेल टू टेल है? नहीं। यहां पे दिख रहा है कि टेल टू हेड या हेड टू टेल है, यानी कि एक का हेड दूसरे के टेल पे जाके टच कर रहा है। इसका मतलब कि पहला कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो हमें पहला कंडीशन फुलफिल करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सी वेक्टर को आगे मैं ट्रांसलेट करूंगा। तो ट्रांसलेट करने का मतलब मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करवा लेता हूँ, लो डॉटेड लाइन बना लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैंने सी के पैरेलल ही सी को ट्रांसलेट करवाया है कुछ इस तरीके से। और अगर ये एंगल दे रखा था 45, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी हो जाएगा 45, है ना? ये आपका सी वेक्टर है। अब आप फिर से ध्यान से देखो कि 30 प्लस 45 75 हो गया। तो जो बड़ा वाला एंगल बनेगा, यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि अगर ये ए है और ये अगर सी है, तो इनके बीच में एक एंगल 75 है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल हो जाएगा 285। दोनों मिलकर 360 होना चाहिए, यानी कि पूरा एक जो सर्कल होता है उस पर 360 एंगल बनता है। तो 360 में अगर एक एंगल 75 हो गया, तो दूसरा एंगल 285 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है बेटा वो क्या बनेगा, सो हेयर
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने 1 और 2 को किया उसी तरीके से आप 3 और 4 को कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे। तीसरा क्या पूछा है, सी एंड डी के बीच में पूछा है, तो सी एंड डी के बीच में जो एंगल होगा बेटा कितना हो जाएगा। देखो क्या सी एंड डी क्या हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइंट है, नहीं ये नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 75 हो जाएगा। आप एक बार डायग्राम से चेक करना, और नहीं होगा तो आप कमेंट में लिखना, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी एंड डी की बात करूं तो बी एंड डी में एग्जैक्टली ये एंटी पैरेलल, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंटी पैरेलल है, बी एंड डी एकदम से एंटी पैरेलल। ये एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 है, तो ये एंटी पैरेलल हो जाएगा, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा 180। और दो वेक्टर के बीच में कभी भी एंगल 180 ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप देखोगे मैक्सिमम क्या हो सकता है, वेक्टर ऐसा हो सकता है 180 180। जैसे ही कोई एक ऐसा टिल्ट हुआ तो ये एंगल छोटा बन जाएगा, तो जैसे छोटा बनता है तो फिर हमें छोटा वाला चूज करना होता है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया एक एक वेक्टर के बीच में एंगल, ये 30 हो गया, ये 75, ये भी 75 और ये 180। मैंने 2 का निकाल के आपको दिखाया है, रिमेनिंग 2 का आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से हम दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकालते हैं। इसमें मैंने 2 मेथड्स आपको बताया। एक तो मैंने आपको बताया बहुत सिंपल सा, कि जब भी आपको वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, उसके टेल को आप एक्सटेंड करेंगे और फिर जहां पे मिलता है वहां पे आप एंगल बनाएंगे। जो छोटा वाला एंगल होगा वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, दूसरा और सबसे अच्छा मेथड यही है कि दोनों वेक्टर को या तो आप टेल टू टेल ज्वाइन कर दो या तो हेड टू हेड ज्वाइन कर दो, और जो ज्वाइंट फॉर्म हुआ है उस ज्वाइंट के ऊपर 2 एंगल बनेंगे। इफ वन एंगल इज थीटा देन दूसरा सेकंड विल बी 360 माइनस थीटा, और उन दोनों में से जो छोटा वाला एंगल है वही एंगल क्या कहलाएगा आपका, वही एंगल आपका एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों सवाल आपको सॉल्व करके दिखा दिए, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग 2 पार्ट है उसको आप सॉल्व कीजिएगा, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। तरीका वही है कि पहले आप डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद फिर आप ज्वाइंट फॉर्म कीजिएगा, ज्वाइंट फॉर्म करके देखेंगे दोनों एंगल, जो छोटा होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, जो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, और वो है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ठीक है, हम किसकी बात करने जा रहे हैं अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, है ना। हेडिंग डाला जाए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं, या तो आप उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोल दीजिए या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोल दीजिए। अब आपने एक तो देख लिया कि जो अभी अभी हमने 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकाला उसमें वो प्रॉपर्टी का कितना इस्तेमाल हुआ, ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ। लगभग हर दूसरे सवाल में हम क्या कर रहे हैं, जो वेक्टर का ट्रांसलेशन वाला प्रॉपर्टी था उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन में भी इस्तेमाल करने वाले। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया है। लेट्स से कि हमारे पास 2 वेक्टर दे रखा है बेटा कुछ इसी तरीके से, कि एक वेक्टर ए है और फिर यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है बी, कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है दोनों वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी। और आपसे बोला है कि दोनों वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकालिए। अब मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया रिजल्टेंट, क्या टर्म यूज किया, रिजल्टेंट। तो जो ये एडिशन है ना, इसी को एक और नाम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, हम रिजल्टेंट बोलते हैं। इसको हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी, किसकी बात कर रहे हैं हम, ए प्लस बी की बातें कर रहे हैं। रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी। ठीक है, जब 2 वेक्टर को या 2 से ज्यादा वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम उन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। ओके, अब
देखते हैं कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन एक्चुअली में कहता क्या है। तो पहले आप ध्यान से सुनना, लिखने के लिए तो पूरा नोट्स है ही, आप ध्यान से सुनना। ओके, कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता क्या है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन को मैं 2 स्टेप में आपको बता रहा हूँ बेटा। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में बता रहा हूँ। ट्रायंगल ऑफ एडिशन का पहला स्टेप कहता है कि जब भी आपको 2 वेक्टर को ऐड करना हो तो आप क्या करो, उन दोनों वेक्टर को आप इन सक्सेशन और इन ऑर्डर ज्वाइन कर दो। आसान भाषा में बोलें तो बैक टू बैक ज्वाइन कर दो। और आसान करें तो एक वेक्टर जहां खत्म हो रहा है दूसरा वेक्टर वहां से स्टार्ट होना चाहिए। और आसान करें तो एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो। ठीक है, एक वेक्टर के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कर दो। अब जब मैं ज्वाइन करने की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक के टेल को पकड़ोगे ऐसे, एक वेक्टर के, ऐसे मान लो ये वेक्टर है, इसके टेल को पकड़ा और हमने यहाँ पे इसको लाके ज्वाइन कर दिया ना, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे उस ट्रांसलेशन वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे। मैं यहाँ पे वेक्टर को रोटेट करके किसी दूसरे वेक्टर के टेल या दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन नहीं कर दूंगा। मैं एक वेक्टर के टेल को दूसरे के हेड से कैसे ज्वाइन करूंगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। जैसे आप देखो यहां पे ध्यान से कि यहां पे वेक्टर बी यहां था, तो मैं वैसा ही वेक्टर बी को यहां पे बनाऊंगा, तो देखो ये ज्वाइंट हो जाएगा। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आ गया, तो इसी को बोलते हैं इन ऑर्डर ज्वाइंट या इन सक्सेशन ज्वाइंट या फिर बैक टू बैक ज्वाइंट। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप है इसमें, ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहता है, मैं वो स्टेटमेंट ही लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, join the given vectors, given vector A and B, given vector A and vector B in order or in succession, and then the vector joining from tail of first vector to the head of second vector will be the resultant one, will be the resultant vector। ठीक है, ये तो हो गया स्टेटमेंट। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट। एक बार स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो, क्या बोला है मैंने, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन ज्वाइन द गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन ऑर्डर और इन सक्सेशन। ध्यान यही देना है, इन ऑर्डर और इन सक्सेशन। देन द वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वर्ड। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली बता रहा है कि आखिर रिजल्टेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले जो इसने बोला है तो फर्स्ट स्टेप को फॉलो करवाते हैं। मैं इस वेक्टर्स को, इन दोनों वेक्टर को यहाँ पे कॉपी करके ले आता हूं। ये दोनों वेक्टर को मैंने यहाँ पे ले आया बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो पहला स्टेप है उसको फॉलो करवाते हैं जी। ठीक है, अगेन पहले वेक्टर को मैंने यहाँ रख लिया एंड, सॉरी,
कॉपी कर लिया जाए। तो पहला वेक्टर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब दूसरे वेक्टर को मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट करवाना है। तो मैं दूसरे को ट्रांसलेट करवा लेता हूँ जी। ठीक है, तो दूसरे को मैं ट्रांसलेट करवाऊंगा तो ये वेक्टर देखो यहाँ आके कुछ इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। चलो मैं ए वेक्टर को थोड़ा पीछे करता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने ए और बी को इन ऑर्डर और इन सक्सेशन यहाँ पे ज्वाइंट बना दिया, ज्वाइंट कर दिया। अब इसका दूसरा हिस्सा यानी कि जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे लिखा वो क्या कह रहा है, देन द वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो ज्वाइन किया जाए। तो पहला वेक्टर का टेल ये है, यहां से स्टार्ट किया जाए और ये रहा दूसरे वेक्टर का हेड। तो यहां पे ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस बी। So this is the resultant vector according to the triangle of addition. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हमने रिजल्टेंट देखा कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से ज्योमेट्रिकली रिजल्टेंट वेक्टर किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, फिर इसका डायरेक्शन निकालना है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में निकालें या तो वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में निकालें। ठीक है, तो सारा कैलकुलेशन हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन अगले क्लास के लिए आपको इस क्लास का रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्लास आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है अगले क्लास में। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।